घर से भागने में कामयाब हो चुकी थी और इस्लामाबाद के एक हॉस्टल में रहने लगी थी। उसके सौतेले बाप ने उसे चंद पैसों के लिए इब्तिसाम हाशमी को फरोख्त किया था, पर मौका पाते वो इब्तिसाम को जख्मी करके भाग आई थी। कुछ दिन इस्लामाबाद में अकेले रहने के बाद उसकी एक लड़की से दोस्ती हुई, जिसने उसे एतमाद के जाल में फंसाकर जिस्म फरोशी के अड्डे पर पहुंचा दिया। उसको दूसरे दिन ही 3 लड़कों के सामने पेश किया गया, पर उससे पहले उसे नुकसान पहुंचता इब्तिसाम हाशिम ने उसे बचाया था। मुझसे नरमी की उम्मीद मत रखना, तुम्हें बचा रहा हूं ताकि तुम्हें अपनी जहन्नुम में कैद कर सकूं। नरमीन अपने कमरे में खामोशी से बैठी थी। किताब खुली थी मगर अल्फाज बिखरे बिखरे लग रहे थे। मेज पर रखे स्टडी लैंप की रोशनी में वो कभी किताब पर झुकती, कभी खला में घूरने लगती। पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा था। ऐसा अक्सर होता था जब जहन उलझनों में घिरा हो, और आज वो अनजाने में एक बेनाम बेचैनी में मुब्तला थी। एक ऐसी बेचैनी जिसका कोई नाम नहीं था। कहने को आज पूरा दिन मामूल के मुताबिक गुजरा था, लेकिन अब कुछ अजीब महसूस हो रहा था। अभी वो इसी उलझन में थी जब अचानक कमरे का दरवाजा एक हल्की सी चुरचुराहट के साथ खुला। वो चौंक कर सीधी हो गई। दाऊद साहब दरवाजे के धाने पर खड़े थे। चेहरे पर एक अजीब सा तनाव था। नजरें नरमीन पर थीं, मगर वो उनमें छुपे जज्बात को पढ़ नहीं पा रही थी। वो आहिस्तगी से आगे बढ़े और बिस्तर पर बैठ गए। नरमीन ने एक लम्हे को उनके चेहरे को बगौर देखा, और उनकी आंखों में वो अपनायत नहीं थी। वो गंभीर लग रहे थे, जैसे कोई फैसला करने के बाद किसी खौफ का शिकार हो। बेटा, तुम जानती हो ना कि जिंदगी हमेशा हमारे हक में नहीं चलती। उनकी आवाज मध्यम थी, जैसे कोई बड़ी बात कहने से पहले खुद को आमादा कर रहे हों। नरमीन के माथे पर शिकन उभरी। बाबा, आप खैरियत से हैं ना? हाँ, वो उसके सौतेले बाबा थे, लेकिन उसने कभी उन्हें सौतेले की नजर से देखा ही नहीं था। मां के मर जाने के बाद यही एक वाहिद रिश्ता था जिसे वो दिल से चाहती थी। वो जबरदस्ती मुस्कुरा दी, मगर दाऊद साहब ने नजरें चुराई। जिंदगी में कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो हमारी ख्वाहिश से नहीं, हालात से किए जाते हैं। नरमीन की उलझन में मजीद इजाफा हुआ। वो उनकी बात समझ नहीं पा रही थी, मगर किसी अनहोनी का एहसास दिल में जागने लगा था, क्योंकि वो कभी भी ऐसी गहरी बातें नहीं करते थे। दाऊद साहब ने एक गहरा सांस लिया, जैसे अपने अंदर के बोझ को हल्का कर रहे हों। नरमीन, मैंने तुम्हें इब्तिसाम हाशमी नामी शख्स को दे दिया है। ये अल्फाज नहीं बल्कि पिघला हुआ शीशा था। उसे पहले तो कुछ समझ ही नहीं आया। वो सुन्न होकर उन्हें देखती रह गई। नरमीन को लगा जैसे किसी ने उसके दिमाग पर हथौड़ा मार दिया हो। सांस अटक गई, दिल की धड़कन बेतरतीब हो गई। उसने बेयकीनी से अपने बाप को देखा। वो हिचकिचाए बगैर बोल रहे थे। क्या बाबा, आप क्या कह रहे हैं? उसकी आवाज सरगोशी में बदली, जैसे उसे अपनी समात पर यकीन आ रहा हो। दाऊद साहब ने नजरें झुका ली, जैसे शर्मिंदा हो, मगर मजबूर भी। बेटा, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैंने कर्ज लिया था और वो इतना बढ़ गया कि चुकाना नामुमकिन हो गया। इब्तिसाम हाशमी ने कर्ज माफ करने की पेशकश की, मगर बदले में तुम्हें मांग लिया। मैं खुद को बहुत बेबस महसूस कर रहा हूं। मैंने तुम्हारी मां से वादा किया था कि कभी तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करूंगा, लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं खाली हाथ रह गया हूं। नरमीन का दिमाग सुन्न हो गया। उसे लगा जैसे कमरा घूम रहा हो, जैसे जमीन उसके कदमों से निकल रही हो। उसके अपने ही बाप ने उसे बेच दिया, पैसों के बदले। ये कैसी दुनिया थी? ये कैसा बाप था? आपने मुझे बेच दिया बाबा। उसके लब कपकपाए, आंखों में आंसू लरसे। ये बेचना नहीं है बेटा, ये एक मजबूरी थी। मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूं। वो बहुत अमीर आदमी है, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी, मगर मेरा वजूद, मेरी मर्जी, आपने इन चीजों को गिना भी नहीं। वो फटी फटी आंखों से उन्हें देख रही थी। दिल कर रहा था कि चीखे, रोए, मगर अल्फाज हलक में अटक गए थे। उसको बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब हकीकत है।
उसे ये सब एक ख्वाब की मानंद लग रहा था। उसी लम्हे दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। नरमीन उछल गई। दाऊद साहब का चेहरा सफेद पड़ गया, जैसे कोई सब्र खो चुका हो। ये वही लोग हैं जो तुम्हें ले जाने आए हैं। दाऊद साहब ने मध्यम मगर थकी हुई आवाज में नरमीन की आंखों में एक नया खौफ उभरा। उसके बाप उसे किसी वहशी के हवाले करने जा रहा था और वो बेबस थी। दरवाजे की दस्तक मजीद शिद्दत इख्तियार कर चुकी थी, जैसे दरवाजा तोड़ डालेंगे। नरमीन ने खौफजदा नजरों से अपने बाप को देखा, मगर वो नजरें चुराने लगे। दरवाजे के बाहर मौजूद लोग सब्र के दायरे से निकल रहे थे और अंदर नरमीन का दिल खौफ, बेबसी और गम से टूट रहा था। दाऊद साहब ने गहरी सांस ली, जैसे खुद को कुछ कहने के लिए आमादा कर रहे हों। उनके हाथ लरस रहे थे, आंखों में एक अजीब सी नमी थी। वो आहिस्ता से आगे बढ़े और नरमीन के सर पर हाथ रखा। मुझे माफ कर देना बेटा, मैं मजबूर हूं। उनकी आवाज भारी थी, जैसे वो खुद को कोस रहे हों, जैसे वो अल्फाज जबान से निकालते ही खुद को मजीद मुजरिम महसूस करने लगे हों। नरमीन की आंखों में बेयकीनी थी। वो उनके चेहरे को देख रही थी, मगर वहां कुछ ऐसा था जिसने उसके वजूद में कोहराम मचा दिया। बाबा, वो तड़प कर उनकी जानिब बढ़ी, मगर वो एक कदम पीछे हट गए। बस अब कुछ मत कहो, वो सर्द लहजे में बोले और रुख मोड़ लिया। बाबा, अल्लाह के लिए ऐसा मत करें। नरमीन की चीख उसके हलक में फंसने लगी। मैं आपकी बेटी हूं, कैसे बेच सकते हैं आप मुझे किसी दरिंदे के हाथों? खुदा के लिए बाबा, हम किसी तरह वो पैसा चुका देंगे। मैं मेहनत करूंगी, आप करेंगे, हम कोई और रास्ता निकाल सकते हैं, लेकिन मुझे यूं मत बेचें। वो रोते हुए उनके कदमों में बैठ गई। उनका हाथ थामने की कोशिश की, मगर दाऊद साहब की नजरें कहीं और थीं, जैसे वो सुन ही ना रहे हों, जैसे उनके दिल पर पत्थर रख गया हो। अगले लम्हे वो एक झटके से दरवाजा खोल चुके थे। नरमीन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया जब दरवाजे के उस पार खड़े स्याह वर्दी में मलबूस सख्त चेहरों वाले गार्ड्स अंदर दाखिल हुए। उनके चेहरे जज्बात से आरी थे, आंखों में हुक्म बजा लाने की वहशत थी। ये रही लड़की, दाऊद साहब ने खुश्क आवाज में कहा। नजरें अब भी जमीन पर गाड़े नरमीन को लगा जैसे उसके जिस्म से जान निकल गई हो। नहीं नहीं, वो पीछे हटी, मगर अगले ही लम्हे एक गार्ड ने बेदर्दी से उसका बाजू पकड़ लिया। छोड़ो, मुझे मत ले जाओ। वो मचली, मगर उसकी चीखों पुकार किसी को सुनाई नहीं दी। एक और गार्ड आगे बढ़ा और उसके दूसरे बाजू को मजबूती से दबोच लिया। वो घसीटने लगे जैसे वो कोई बेजान चीज हो। नरमीन की एड़ियां फर्श पर रगड़ खा रही थी। वो फर्श पर अपने नाखून गाड़ने की कोशिश कर रही थी, मगर उन मर्दों के हाथ बहुत मजबूत थे और गिरफ्त बहुत बेरहम थी। बाबा, वो चीख रही थी। बाबा, खुदा के लिए रोकिए इन्हें, प्लीज ऐसा मत करें, मैं मर जाऊंगी, मैं जी नहीं पाऊंगी बाबा। लेकिन दाऊद साहब का चेहरा पत्थर हो चुका था। वो एक लफ्ज ना बोले, बस दरवाजे के करीब खड़े रहे, जैसे वो अपनी रूह बेच चुके हों। गार्ड्स उसे दरवाजे तक घसीट कर ले आए। वो तड़पती, चिल्लाती, इल्तिजाएं करती रही, मगर किसी को तरस नहीं आया। घर की दहलीज पार करते ही ठंडी रात की हवा उसके चेहरे पर लगी, मगर ये आजाद हवा नहीं थी, ये जंजीरों की हवा थी। बाहर से शीशों वाली गाड़ी खड़ी थी। दरवाजा पहले ही खुला था, जैसे वो उसी के मुंतजिर हो। गार्ड ने उसे बेदर्दी से धकेल दिया। नरमीन का जिस्म गाड़ी की नशिस्त से टकराया। वो कराह कर गिरी, मगर अगले ही लम्हे दरवाजा जोर से बंद हो चुका था। अंदर मुकम्मल अंधेरा था। बाहर से आती रोशनी में उसे गाड़ी में एक और साया दिखाई दिया, मगर खौफ के मारे उसकी नजर धुंधला गई थी। वो जानती थी कि अब उसकी जिंदगी किसी और के रहमो करम पर थी। गाड़ी का इंजन गरजा, पहिए घूमे और वो अंधेरे में गुम होने लगी, जैसे वो खुद भी एक अंधेरी खाई में जा रही हो, जहां से वापसी नामुमकिन थी। गाड़ी के दरवाजे बंद होते ही नरमीन का दिल खौफ से मजीद तेजी से धड़कने लगा।
बाहर का अंधेरा गाड़ी के अंदर और ज्यादा गहरा महसूस हो रहा था। वो सहमकर एक कोने में सिमट गई। आंखों में आंसू थे, सांसें बेतरतीब थी। गाड़ी के अंदर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, जैसे सब पहले से तयशुदा मंसूबे के तहत काम कर रहे हों। सामने के नशिस्त पर 2 गार्ड्स बैठे थे। चेहरों पर संगदिली की मोहर सब थी। एक इधर बराबर में था, नजरें सीधी रखे, जैसे वो नरमीन की मौजूदगी से बेखबर हो। गाड़ी की खिड़कियों पर स्याह पर्दे थे। बाहर का मंजर दिखाई नहीं दे रहा था, जैसे दुनिया से उसका राब्ता मुकम्मल तौर पर मुनक़ता कर दिया गया हो। नरमीन ने कांपते हाथों से आगे झुककर मिन्नत भरी नजरों से गार्ड्स को देखा। आंसू रुखसारों पर फैलने लगे। खुदा के लिए मुझे जाने दो, मैं किसी का क्या बिगाड़ सकती हूँ? तुम्हें तुम्हारी माँ का वास्ता, बहनों का वास्ता, प्लीज मुझे छोड़ दो। गाड़ी में बैठे अफराद पर उसकी फरियाद का कोई असर नहीं हुआ। ऐसा लगा जैसे सबने अपने कान बंद कर लिए हों, जैसे उसकी इल्तिजाएं दीवार से टकराकर वापस आ रही हों। मैं हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज खुदा के लिए, तुम भी तो किसी के भाई हो गए, किसी के बेटे हो गए, क्या तुम्हारी माँ बहन नहीं है? उसकी आवाज हिचकियों में बदलने लगी, मगर जवाब में एक गहरी खामोशी थी, एक भयानक खामोशी जो उसके दिल पर पहाड़ बनकर गिर रही थी। चंद लम्हे वो उसी तरह चीखती गिड़गिड़ाती रही, मगर कोई हमदर्दी दिखाने वाला नहीं था। सब अपनी जगह पत्थर के बुत बने बैठे थे। अचानक अगली नशिस्त पर बैठे एक गार्ड ने अपनी जेब से एक छोटा सा शीशी नुमा बोतल निकाली। उसके दूसरे हाथ में एक सफेद रुमाल था। बोतल का ढक्कन खुला और उसमें से मौजूद तेज महक वाला माया रुमाल पर गिराया जाने लगा। नरमीन की नजरें उस हरकत पर जम गईं और उसके दिल की धड़कन मजीद तेज हो गई। नहीं नहीं प्लीज, वो पीछे हटने लगी, मगर उसके बराबर बैठे गार्ड ने एक पल जाया किए बगैर उसका बाजू दबोच लिया। छोड़ो मुझे, वो चिल्लाई, मगर अगले ही लम्हे वो रुमाल उसकी नाक पर रख दिया गया। उससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, एक तेज और तेजाब जैसी बू ने उसके हवास पर हमला कर दिया। वो झटपटाई, सर को झटका, हाथों से रुमाल हटाने की कोशिश की, मगर गार्ड्स की गिरफ्त बहुत सख्त थी। प्लीज मत करो। उसकी आवाज कमजोर होने लगी, हाथ बेजान होते जा रहे थे, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, सांसें बोझल होने लगी। वो एक आखिरी बार इल्तिजा करना चाहती थी, मगर अल्फाज होंठों पर आकर दम तोड़ गए। उसकी पलकें धीरे धीरे बोझल होने लगी, हाथों की ग्रिप ढीली पड़ी, जिस्म का तनाव खत्म होने लगा और फिर मुकम्मल तारीकी ने उसे अपनी लपेट में ले लिया। गाड़ी के अंदर वही बेहिस खामोशी लौट आई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। गार्ड्स ने एक दूसरे की तरफ देखा, एक ने गर्दन हिलाई और गाड़ी खामोशी से अंधेरे रास्ते पर आगे बढ़ती चली गई। ऐसा करने के लिए ऑर्डर्स उन्हें आगे से दिए गए थे, वरना उनमें से किसी एक में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि इब्तिसाम हाशिम की पसंद को हाथ भी लगाते। वक्त धीरे धीरे गुजरता चला गया। उसे लेकर वो लोग इब्तिसाम हाशिम के बंगले पर पहुंच गए और सीधा उसे हुक्म के मुताबिक एक कमरे में पहुंचा दिया गया। वक्त गुजरा था और तकरीबन 4 घंटे का अरसा बीत गया। अब कहीं जाकर उसे हल्का हल्का होश आने लगा। होश का दामन थामते ही नरमीन की पलकें बोझल अंदाज में उठी। सर भारी था, जिस्म जैसे थकन से चूर हो। इर्द गिर्द का माहौल बदला बदला महसूस हुआ। उसने आहिस्ता से करवट ली। नरम गुदाज बिस्तर की ठंडी चादर उसके लम्ब से टकराई। वो घबरा कर यकदम उठ बैठी। आंखें पूरी तरह खोलने की कोशिश की, मगर धुंधलाहट अभी तक कायम थी। इर्द गिर्द का जायजा लिया। वो एक वसी और अरीज कमरे में थी, जिसकी दीवारों पर कीमती वॉलपेपर लगे थे। एक तरफ लंबे पर्दे हल्की हवा से हलकोरे ले रहे थे और कमरे में फैली मध्यम रोशनी माहौल को मजीद पुरअसरार बना रही थी। कहाँ हूं मैं? चंद लम्हे लगे थे और तमाम मनाजिर उसकी आंखों के सामने गर्दिश कर गए। किस तरह उसके बाप ने आकर उसे मौत की खबर सुनाई थी और उसके बाद किस तरह वो लोग उसे घसीट कर गाड़ी में डाल चुके थे, और फिर वो रुमाल। उसके बाद उसे कुछ याद नहीं था।
لیکن اب میں کہاں ہوں؟ اس نے خود سے سوال کیا اور تیزی سے بستر سے اتر کر دروازے کی طرف لپکی۔ دروازہ کھلا تھا۔ یہ دیکھ کر اس کی گھبراہٹ میں مزید اضافہ ہوا۔ وہ آہستہ آہستہ باہر نکلی جیسے کوئی اسے روکنے والا ہو، مگر راہداری خاموش تھی۔ کچھ لمحے کھڑے رہنے کے بعد اس نے سیڑھیاں عبور کی۔ نیچے ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی تھی۔ جوں جوں وہ نیچے جا رہی تھی، دل کی دھڑکن بے ترتیب ہوتی جا رہی تھی، کیونکہ وہ گھر نہیں بلکہ کوئی محل تھا۔ ان کا گھر تو محض 2 کمرے پر مشتمل تھا، ایک چھوٹا سا برآمدہ، دوسرا کچن، اس کے علاوہ 2 کمرے تھے۔ ایک میں وہ خود رہتی تھی اور دوسرے میں اس کے بابا۔ یہ اتنا بڑا گھر دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ آخری سیڑھی پر قدم رکھتے ہی اس کی نظر سامنے بیٹھے ایک شخص پر پڑی۔ اونچا، لمبا، دراز قد، چوڑے شانے، کثرتی جسم، نفاست سے پہنا ہوا سوٹ، چہرے پر روب مگر آنکھوں میں گہری چمک۔ وہ بنا کسی پریشانی کے صوفے پر ٹانگ رکھے براجمان تھا۔ نرمین کی آنکھوں میں بے یقینی اور خوف ڈر آیا۔ اس کے قدم تھوڑے ڈگمگائے مگر وہ ہمت جٹا کر اس کی طرف بڑھی، کیونکہ اس شخص کو دیکھ کر وہ جان گئی تھی کہ اس گھر کا مالک اور اس کو خریدنے والا شخص کوئی اور نہیں بلکہ یہی سوٹڈ بوٹڈ شخص ہے۔ شان سے وہ بیٹھا تھا، اسے دیکھ کر کوئی بھی بول سکتا تھا کہ یہ ابتسام ہاشم ہی ہے۔ ابتسام ہاشم نے اس کی موجودگی کو محسوس کرتے ہی سر اٹھایا۔ ہلکی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر ابھری، مگر اگلے ہی لمحے وہ تاثرات دھندلا گئے جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ نرمین اس کے قریب پہنچ کر بے بسی سے ہاتھ جوڑ کر بولی، خدا کے لیے مجھے جانے دو، میں عزت دار لڑکی ہوں، میں نے اپنی عزت پر کبھی آنچ نہیں آنے دی، پلیز میری عزت کو اس طرح برباد مت کرو۔ ابتسام نے ایک نگاہ اس پر ڈالی، پھر کرسی سے ذرا سا جھک کر بے حد سرد لہجے میں گویا ہوا، کمرے سے باہر کیسے آئیں؟ کس کی اجازت سے؟ وہ اس کی بات کو یکسر نظر انداز کر گیا تھا۔ نرمین کا دل دہل گیا۔ دفع ہو جاؤ کمرے میں، کچھ دیر بعد آؤں گا، پھر بات ہوگی۔ وہ دھیمے مگر سخت لہجے میں بولا، جیسے اس کی بات کا کوئی وزن ہی نہ ہو، جبکہ وہ حیرت سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو بے وجہ اس پر حق جما رہا تھا۔ نہیں، نرمین نے بے بسی سے کہا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اللہ کے لیے مجھے جانے دو۔ وہ منت سماجت پر اتر آئی تھی، اس کو یقین تھا کہ یہ شخص سب کچھ کر سکتا ہے، اسی لیے وہ اس کے قدموں میں بیٹھ جانا چاہتی تھی۔ ابتسام نے ایک نظر اس پر ڈالی، پھر ایک طرف کھڑی ملازمہ کو اشارہ کیا، لے جاؤ اسے۔ وہ اسے مزید بات کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ نرمین کی آنکھیں پھیل گئیں۔ نہیں نہیں، مت کرو ایسا، وہ چیخی، مگر ملازمہ نے اس کا بازو مضبوطی سے پکڑ کر کھینچنا شروع کر دیا۔ جب اس نے اس کی فریاد پر کان نہ دھرے تو وہ بد دعاؤں پر اتر آئی تھی اور تکلیف سے تڑپ کر بولی تھی، خدا تمہیں غارت کرے، اللہ تمہیں برباد کرے، تمہیں بھی کسی دن یوں تڑپنا پڑے گا۔ وہ چیخ رہی تھی مگر ابتسام نے اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ وہ ایسا ہو گیا تھا جیسے یہ وجود وہاں موجود ہی نہ ہو۔ ملازمہ نے زبردستی اسے گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لے جا کر اندر دھکیل دیا اور باہر سے دروازہ لاک کر دیا۔ نرمین زمین پر گر گئی تھی۔ آج سے پہلے اس نے کبھی اتنی بے بسی محسوس نہیں کی تھی جتنی آج محسوس کر رہی تھی۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی مگر وہاں سننے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ زمین پر گری، اپنے زانوؤں میں سر دیے سسک سسک کر رو رہی تھی۔ آنسو بے اختیار بہتے جا رہے تھے، جیسے دل کے زخم آنکھوں کے راستے باہر آ رہے ہوں۔ یہ کیسا عذاب تھا، یہ کیسی سزا تھی؟ کیا بیٹیاں یوں ہی بیچ دی جاتی ہیں؟ کیا باپ کا رشتہ اتنا بے حس ہو سکتا ہے؟ وہ دونوں بازو اپنی گود میں لپیٹے کانپتی ہوئی سانسوں کے ساتھ دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ یا اللہ، میں نے کون سا گناہ کیا تھا؟ کیوں میرے ساتھ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے؟ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی مگر شکوے دل کے اندر طوفان بن کر اٹھ رہے تھے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ماں کا دھندلا سا عکس ابھرا۔ اس کی زندگی میں ایک واحد محبت کا استعارہ تھی، جو اسے اپنی گود میں سلاتی تھی، جو اسے اپنی ہتھیلیوں سے کھانا کھلاتی تھی،
मगर वो कब की मर चुकी थी। नरमीन के लब कपकपाए। अम्मी, आप मुझे भी अपने साथ क्यों नहीं ले गईं? माँ के जाने के बाद तो जैसी जिंदगी वीरान हो गई थी। वो सिर्फ 10 साल की थी जब उसका वाहिद सहारा छिन गया। बाप था मगर जैसे ना होने के बराबर। दाऊद साहब का कोई मुस्तकिल रोजगार नहीं था। जो थोड़ा बहुत कमाते वो भी कर्जा उतारने में चला जाता। और अब बाबा, आपने मुझे बेच दिया। उसका दिल जैसे चीख उठा। ये सब उसके लिए एक भयानक ख्वाब था, एक भयानक हकीकत जिसे वो जितना झुठलाती उतनी ही शिद्दत से सामने आ जाती। वो खुद को अपनी हथेलियों में छुपाने की कोशिश करने लगी, जैसे खुद को ही तसल्ली दे रही हो कि शायद ये सब एक डरावना ख्वाब हो। और कुछ लम्हे बाद वो अपनी सहेलियों के साथ कॉलेज की कॉरिडोर में खड़ी हंस रही होगी। लेकिन ये एक ऐसा ख्वाब था जिसकी ताबीर भी यही थी। वो तो हमेशा से एक मेहनती तालबा रही थी, कॉलेज की सबसे लायक लड़की, हमेशा टॉप करने वाली। और आज वो एक इंसान की बांदी बना दी गई थी। नहीं नहीं, वो जोर से सर झटक कर खड़ी हो गई। ये सब गलत है। मैं कोई चीज नहीं हूं कि मुझे यूं बेच दिया जाए। वो दीवार के साथ लगी कांपती सांसें संभालने की कोशिश कर रही थी। अल्लाह, मैंने तो हमेशा तुमसे अच्छे दिन मांगे थे। मैंने तो तुझसे इज्जत की जिंदगी मांगी थी, तो फिर ये सब क्यों? आंखों में बेबसी की शिद्दत थी, दिल में दर्द की गहराई। या अल्लाह, मैंने सारी जिंदगी तुझसे इल्तिजाई की, मगर तूने मेरे नसीब में ये दिन लिख दिया। वो फूट फूट कर रो पड़ी। मुझे यहां से निकाल दे अल्लाह, मुझे इस जहन्नुम से निकाल दे। वो चीख रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन उसकी आवाज दीवारों में गुम हो गई। कमरे में सिर्फ उसकी हिचकियां गूंज रही थी और वो खुद को बेइंतहा तन्हा महसूस कर रही थी। हद दर्जा तन्हा, इतना कि उसे अपना आप ही खत्म होता महसूस हो रहा था। काफी देर तक वो रोती रही, लेकिन अब धीरे धीरे उसे सब्र आने लगा था। वो इतनी जल्दी हारती नहीं थी, लेकिन हालात ऐसे पैदा हो गए थे कि वो थक चुकी थी। वो अपने आंसू पोंछकर सीधी हो बैठी। अब मजीद रोने का कोई फायदा नहीं था। उसे खुद ही कुछ करना था, वरना वो हमेशा के लिए इस कैद में रह जाती। वो खुद को ये बात अब समझाने लगी थी। उसकी नजरें कमरे में घूमी। हर चीज कीमती, नफीस, मगर उस वक्त उसके लिए बेमायनी थी। उसका दिमाग सिर्फ एक ही बात पर मरकूज था, फरार। वो आहिस्ता आहिस्ता उठी, दबे कदमों चलती हुई साइड टेबल के पास पहुंची, जहां एक खूबसूरत मगर वजनी गुलदान रखा था। उसे थामते हुए उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। बस थोड़ी हिम्मत नरमीन, थोड़ी सी हिम्मत। वो खुद को तसल्ली देने लगी। उसने दरवाजे के करीब जाकर पोजीशन संभाली। सांसों को काबू में रखने की कोशिश करते कान दरवाजे पर लगा दिए। उसने कहा था कि वो रात को आएगा, फिर बात होगी। यही मौका अच्छा था कि वो आराम से निकल जाती, लेकिन दिल घबरा रहा था। अगर वो पकड़ी गई तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। लेकिन दिल में एक उम्मीद थी कि वो ये सब कर सकती है। वक्त जैसे रुक गया था। हर गुजरता लम्हा उसके आसाब पर सवार हो रहा था। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। वो अब थक कर जमीन पर बैठ गई थी, लेकिन अचानक ही उसे कदमों की आहट सुनाई दी, तो वो फौरन अपनी पोजीशन एक बार फिर संभाल चुकी थी। 2 घंटे बाद दरवाजे का लॉक घूमा। नरमीन की मुट्ठियां सख्त हो गई, दिल धक धक करने लगा। दरवाजा आहिस्ता से खुला और इब्तिसाम हाशिम अंदर दाखिल हुआ। वो पुरसकून कदमों से चलता अंदर आया। शायद उसे अंदाजा नहीं था कि वो किसी तूफान का सामना करने वाला है। जैसे ही वो चंद कदम आगे बढ़ा, नरमीन ने बिना सोचे समझे पूरी ताकत से गुलदान उसके सर पर दे मारा। इब्तिसाम लड़खड़ाया, हाथ अपने सर पर रख दिए जहां से खून बहने लगा था। उसके चेहरे पर हैरानी और गुस्सा था, मगर नरमीन ने उसे संभलने का मौका दिए बगैर पूरी ताकत से धक्का दिया, जिससे वो मजीद अदम तवाजुन का शिकार होकर नीचे गिरा।
یہ اس کا موقع تھا اور وہ اس موقع کو اب گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ نرمین دیوانہ وار دروازے کی طرف بھاگی۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ بنگلے میں مکمل خاموشی تھی۔ سب ملازم شاید اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ اس نے ایک لمحے کے لیے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ ابتسام ابھی تک زمین پر پڑا تھا، شاید صدمے سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اب رکنے کا وقت نہیں۔ وہ لمبے لمبے قدم اٹھاتی، در و دیوار سے نظریں بچاتی، بنگلے کے پچھلے حصے کی طرف بھاگی۔ سامنے کی طرف سے جانا خطرناک تھا، وہاں گارڈز موجود ہوں گے۔ اس نے دماغ میں پہلے سے ہی حساب لگا لیا تھا، اسی لیے اسے زیادہ مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ وہ پچھلی دیوار کی طرف بڑھ گئی۔ دیوار خاصی اونچی تھی، لیکن اب پیچھے ہٹنے کا سوال ہی نہیں تھا، کیونکہ اگر وہ پیچھے ہٹتی تو وہ ابتسام ہاشم اس کی جان لے لیتا۔ اللہ مدد کرنا۔ وہ زہریلا بڑبڑائی اور پوری طاقت سے دیوار پر چڑھنے کی کوشش کرنے لگی۔ چند لمحے لگے، مگر آخرکار وہ دیوار کی دوسری طرف کود گئی۔ زمین پر گرتے ہی گھٹنوں میں شدید درد اٹھا، مگر یہ جیت کی چوٹ تھی۔ میں آزاد ہوں، اس کے دل نے چیخ کر کہا، مگر اصل جنگ تو اب شروع ہونی تھی۔ چاروں طرف اندھیرا تھا، رات کے 12 بج رہے تھے اور وہ بالکل تنہا تھی۔ زندگی میں اس نے ایسا کام پہلی بار کیا تھا، اسی لیے اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ اب ٹھہری نہیں تھی، بلکہ آگے بڑھ چکی تھی۔ وہ بنا حالات کی پرواہ کیے اندھیرے میں دوڑ رہی تھی۔ اس کے پاؤں کانٹوں سے زخمی ہو چکے تھے، ٹھنڈی ہوا جسم میں چبھ رہی تھی، مگر وہ رکی نہیں، وہ بس ایک ہی سمت میں بھاگ رہی تھی، اپنی پرنسپل میڈم شائستہ کے گھر کی طرف، جو ہمیشہ اسے سمجھتی تھی، اس کی قابلیت کی تعریف کرتی تھی، اس کے خوابوں کو اہمیت دیتی تھی۔ سڑکیں سنسان تھی، دور کہیں آوارہ کتے بھونک رہے تھے، ہر سایہ اسے خطرہ محسوس ہو رہا تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ اسے رکنا نہیں ہے۔ آنکھوں میں آنسو، دل میں خوف اور جسم میں شدید تھکن کے باوجود وہ چلتی رہی۔ وہ اب مین سڑک پر آ گئی تھی۔ اب اسے راستہ سمجھنے میں آسانی ہو گئی تھی، کیونکہ جس جگہ وہ تھی وہ راستہ اسے نہیں سمجھ آ رہا تھا۔ چند لمحے لگے تھے اور وہ میڈم شائستہ کے گھر کی طرف روانہ ہو چکی تھی، دل میں امید لیے کہ وہ لازمی اس کی مدد کریں گی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ اس کے پاس نہ تو پیسہ تھا نہ روپیہ، اس لیے پیدل ہی سفر اس نے طے کیا۔ 2 بج رہے تھے جب وہ میڈم شائستہ کی سوسائٹی میں داخل ہوئی۔ ہر طرف خاموشی کا راج تھا، صرف اس کے بے ترتیب قدموں کی چاپ گونج رہی تھی۔ اس نے اپنے آنچل سے چہرہ پونچھا اور کانپتے ہاتھوں سے دروازہ بجایا۔ یا اللہ، دروازہ کھولو۔ وہ دل ہی دل میں دعائیں کرنے لگی۔ اس نے پھر دروازہ بجایا، اس بار ذرا زیادہ زور سے۔ کچھ لمحوں بعد اندر کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ دروازے کے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا اور پھر لاک گھوما۔ دروازہ کھلتے ہی ایک مرد کی آنکھوں میں حیرانی ابھری۔ یہ شائستہ میڈم کے شوہر تھے۔ ان کی بھویں تن گئیں۔ کون ہو؟ اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ سمجھے کوئی مانگنے والی بھکارن ہے، کیونکہ اس کا حلیہ بھی کچھ اسی طرح کا ہو چکا تھا۔ نرمین نے تیزی سے ہاتھ جوڑے۔ سر پلیز، مجھے میڈم شائستہ سے ملنا ہے، میں ان کی اسٹوڈنٹ ہوں، بہت ضروری بات ہے، پلیز۔ سرفراز صاحب نے کچھ لمحے گہری نظر سے اس کی بکھری حالت کو دیکھا، کپڑے مٹی سے بھرے ہوئے، پاؤں زخمی، بال بکھرے، چہرہ خوف اور تھکن کی داستان سنا رہا تھا۔ تم یہیں رکو۔ وہ جلدی سے اندر چلے گئے۔ نرمین کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی کہ کہیں وہ انکار نہ کر دیں، کہیں وہ دروازہ بند نہ کر دیں۔ لیکن کچھ دیر بعد دروازہ پھر کھلا اور سامنے شائستہ میڈم کھڑی تھی۔ ان کے چہرے پر حیرت اور فکر کے آثار نمایاں تھے۔ نرمین، تم اس حالت میں؟ ان کی آواز پریشانی سے لبریز تھی۔ یہ سنتے ہی نرمین کے آنسو بہنے لگے۔ وہ تیزی سے ان کے قریب آئی اور ان کے ہاتھ تھام لیے۔ میڈم، مجھے بچا لیں پلیز، میں بہت مشکل میں ہوں۔ اس کی آواز میں خوف اور بے بسی تھی۔ شائستہ میڈم نے ایک لمحے کو اس کی حالت دیکھی، پھر بنا کوئی اور سوال کیے اسے اندر لے آئی۔ پہلے تم آرام سے بیٹھو،
फिर मुझे सब कुछ बताना, ठीक है? उनकी आवाज में एक माँ जैसी शफकत थी। नरमीन ने सर हिला दिया। वो जानती थी कि वो महफूज जगह पर पहुंच चुकी थी, लेकिन जानती नहीं थी ये जगह भी अब उसके लिए महफूज नहीं, अजाब बनने वाली है। वो सोफे पर बैठी हुई थी और उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे। शाइस्ता मैडम उसके सामने बैठी थी और उनकी आंखों में फिक्र के साए गहरे हो रहे थे। उनके शौहर भी पास खड़े थे और गहरी नजर से नरमीन को देख रहे थे। कमरे में एक बोझल खामोशी थी। नरमीन ने हिचकियां लेते अपनी कहानी सुनानी शुरू की। मैडम, मेरे बाबा ने मेरे साथ जुल्म किया है। उसकी आवाज लरज रही थी। वो अल्फाज ढूंढने की कोशिश कर रही थी, मगर तकलीफ इतनी गहरी थी कि जबान साथ नहीं दे रही थी। शाइस्ता मैडम की आंखों में बेचैनी उभरने लगी। क्या मतलब? क्या हुआ तुम्हारे साथ? नरमीन ने अपने आंसू पोंछे, गहरी सांस ली और सारी हकीकत बयान कर दी कि कैसे उसके वालिद ने उसे बेच दिया, कैसे वो एक दरिंदा सिफ्त इंसान के चुंगल में फंस गई और कैसे वो वहां से फरार होकर यहां तक पहुंची। कमरे में एक बार फिर खामोशी छा गई। शाइस्ता मैडम के चेहरे पर कई तासुरात उभरे और मिट गए। उनके शौहर भी सुनकर हैरत ज़दा रह गए। वो कुछ देर तक कुछ ना बोल सकी। नरमीन ने बेचैनी से उनका हाथ थाम लिया। मैडम, आप ही मेरी आखिरी उम्मीद है। प्लीज मुझे कहीं छुपा लें, कहीं भी भेज दें, लेकिन उस इंसान के पास वापस मत जाने दें। मुझे वो ठीक नहीं लग रहा, वो मुझे दागदार कर देगा। शाइस्ता मैडम ने गहरी सांस ली, नजरें झुकाकर कुछ लम्हे सोचा, फिर आहिस्ता से बोली, नरमीन, इस मामले में पढ़ना मेरे लिए आसान नहीं है। वो लोग ताकतवर हैं, वो हमें भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। नरमीन की आंखों में बेबसी उतर आई। तो क्या मैं कहीं भी ना जाऊं? क्या मैं हमेशा इस खौफ में रहूं कि वो मुझे दोबारा पकड़ लेंगे? वो एकदम तल्ख हुई थी। उसको अपनी हिम्मत टूटती हुई महसूस हो रही थी। शाइस्ता मैडम की नजरें उसकी हालत पर जम गई। एक लम्हे के लिए वो नरमीन के थके जख्मी वजूद को देखती रही। फिर उनके चेहरे पर हल्की सी सख्ती आई और वो फैसला कुन अंदाज में बोली, तो ठीक है, तुम्हें इस्लामाबाद जाना होगा। नरमीन चौंक गई। इस्लामाबाद? लेकिन मैं वहां कैसे जा सकती हूं? मेरे पास कुछ भी नहीं है। शाइस्ता मैडम ने सर हिलाया। मैं तुम्हारी मदद करूंगी, तुम्हें वहां एक हॉस्टल में रखवा दूंगी। तुम अपनी तालीम जारी रखोगी और एक नई जिंदगी शुरू करोगी। तुम्हें इस सबसे दूर जाना होगा, यही तुम्हारी हिफाजत का वाहिद रास्ता है। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकती। नरमीन की आंखों में उम्मीद की एक किरण जागी, लेकिन साथ ही बेयकीनी भी थी। मैडम, आप वाकई मेरी मदद करेंगी? हाँ, लेकिन तुम्हें हिम्मत करनी होगी। वो उठी, अंदर कमरे की तरफ गई और वापस आई तो उनके हाथ में कुछ पैसे थे। ये रख लो, रास्ते में तुम्हें जरूरत पड़ेगी। मेरे शौहर तुम्हें स्टेशन छोड़ आएंगे। और फिर वही हुआ था। अब मंजर तब्दील हो चुका था। नरमीन शाइस्ता मैडम के शौहर के साथ स्टेशन की तरफ जा रही थी। गाड़ी के शीशे से बाहर सड़कें सुनसान नजर आ रही थीं। उसका दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था कि कहीं से कोई भी खतरा निकल सकता है, कोई उसे पहचान सकता था। लेकिन उसने अल्लाह का नाम लिया और अपनी घबराहट को काबू में रखने की कोशिश की। स्टेशन पर पहुंचकर शाइस्ता मैडम के शौहर ने टिकट खरीदकर उसके हाथ में दिया। ये लो, तुम्हें इस्लामाबाद पहुंचकर मोहतात रहना होगा। शाइस्ता ने वहां हॉस्टल का बंदोबस्त कर दिया है। जैसे ही पहुंचो उन्हें कॉल कर लेना। नरमीन ने सर हिलाया। ट्रेन की सीटी बजी। वो एक आखिरी नजर स्टेशन पर डालकर गाड़ी में चढ़ गई। उसके दिल में खौफ, उम्मीद और बेयकीनी सब इकट्ठे थे। लेकिन एक बात वो जान चुकी थी, अब उसे अपनी जिंदगी खुद बनानी थी। अगर वो हिम्मत नहीं करेगी तो उसी आदमी के हवाले हो जाएगी। इसीलिए उसने खुद को समझा लिया था और एक उम्मीद के साथ वो इस्लामाबाद की जानिब रवाना हो चुकी थी, इस बात से बेखबर कि जिस अजाब से बचकर वो जाना चाहती है वहां एक नया अजाब उसका मुंतजिर है। एक लंबी मुसाफत के बाद वो इस्लामाबाद पहुंच आई। स्टेशन पर ही उसे लेने के लिए एक गाड़ी आई हुई थी।
पहले वो घबराई, लेकिन जब उसने शाइस्ता मैडम से बात की तो वो मुतमईन हो गई। हॉस्टल की इमारत ऊंची और मजबूत नजर आ रही थी, जैसे एक महफूज किला हो। नरमीन ने दरवाजे के करीब पहुंचकर गहरी सांस ली। उसकी आंखों में थकन और बेयकीनी थी। स्टेशन से सीधा यहां पहुंचने के बाद उसके पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ मैडम के दिए हुए चंद पैसे और एक अनजाना खौफ जो अभी भी उसके दिल के किसी कोने में छुपा बैठा था। रिसेप्शन पर एक मेज के पीछे बैठी खातून ने नजर उठाकर उसे देखा, फिर मेहरबान लहजे में बोली, जी आपको किससे मिलना है? नरमीन ने हिचकिचाते हुए कहा, मुझे यहां रहना है, मेरा बंदोबस्त शाइस्ता मैडम ने किया है। खातून ने एक पल के लिए गौर से उसे देखा, जैसे उसका अल्फाज का जायजा ले रही हूं, फिर सर हिलाकर अंदर की तरफ किसी को आवाज दी। चंद लम्हों बाद एक बावकार सी औरत, जो शायद हॉस्टल की वार्डन थी, आगे बढ़ी। नरमीन? नरमीन ने सर हिलाया। वार्डन ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देती हूं। नरमीन ने एक नजर आस पास डाली। दिल में खदशात अब भी मौजूद थे, मगर वो खामोशी से उनके पीछे चल दी। लंबी राहदारियों से गुजरते हुए वो सोच रही थी कि यहाँ उसे कैसा माहौल मिलेगा। क्या वाकई उसे वो सुकून मिल पाएगा जिसकी उसे तलाश थी? कुछ देर बाद वार्डन ने एक दरवाजा खोला और एक मुनासिब साइज के कमरे की तरफ इशारा किया। ये तुम्हारा कमरा है, कुछ देर में तुम्हारा सामान भी आ जाएगा, परेशान मत होना, सब कुछ तुम्हारे लिए पहले ही बंदोबस्त कर लिया गया है। नरमीन हैरान रह गई, लेकिन मैडम ने ये सब कैसे किया? वार्डन मुस्कुरा दी, वो तुम्हारे लिए बहुत फिक्रमंद थी, तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हें उन जैसी सरपरस्त मिली है। नरमीन के पास कहने को अल्फाज नहीं थे। वो आहिस्ता से सर हिलाकर अंदर चली गई। कमरे में एक सादा सा बिस्तर, एक स्टडी टेबल, एक अलमारी और खिड़की के साथ एक कुर्सी रखी थी। वो बिस्तर पर बैठ गई। जहन में बेशुमार ख्यालात गर्दिश करने लगे। कल रात अगर वो हिम्मत ना करती तो अभी भी वो उस आदमी की कैद में होती। क्या अगर वो अपनी किस्मत के साथ समझौता कर लेती तो इस वक्त कहाँ होती? वो खिड़की से बाहर देखने लगी। बाहर हल्की रोशनी फैली हुई थी, जैसे रात और दिन के दरमियान की कोई अजीब सी दुनिया हो। उसके दिमाग में हजार सोचें आ रही थी। अगर मैडम ने यह सब ना किया होता तो वो कहाँ होती? अभी वो इन्हीं ख्यालात में गुम थी कि दरवाजा हल्के से बजा। उसने चौंक कर देखा। एक मुलाजमा अंदर आई और उसके बिस्तर पर एक बैग और कुछ किताबें रख दी। ये आपके कपड़े, सर्टिफिकेट्स और बाकी चीजें हैं। नरमीन की आंखें हैरत से फैल गईं। ये सब पहले ही आ गया? मुलाजमा मुस्कुराकर चली गई। नरमीन ने बैग खोला। अंदर उसके वही कपड़े थे जो उसके कॉलेज के दिनों में उसके थे। उसकी तमाम ज़रूरी किताबें और सबसे बढ़कर उसके तालीमी सर्टिफिकेट्स, जो कि उसके मुस्तकबिल की उम्मीद थे। वो हैरत ज़दा थी कि ये सब उसके घर से कैसे आया, लेकिन फिलहाल उसने किसी और के बारे में सोचा नहीं था। उसने सर झुका लिया। आंखों में आंसू आ गए। ये सब इतनी आसानी से मुमकिन हो गया था क्योंकि उसने हिम्मत की थी, क्योंकि उसने फैसला किया था कि वो अपने लिए खड़ी होगी। उसने अपनी नम आंखों के साथ एक बार फिर खिड़की से बाहर देखा। आज उसे पहली बार लगा था कि शायद जिंदगी उसे एक नया मौका देने वाली है, लेकिन वो मासूम जानती ही नहीं थी कि जिंदगी ने उसे मौका तो जरूर दिया था, लेकिन उस मौके के साथ बहुत सी ऐसी आजमाइशें भी दी थी जिसका सामना करना उस मासूम के बस की बात नहीं थी। वक्त धीरे धीरे गुजर चुका था। 2 हफ्ते का अरसा बीत गया था। 2 हफ्ते पहले की हलचल, खौफ और बेयकीनी जैसे किसी और जिंदगी की बात लग रही थी। नरमीन की जिंदगी अब मामूल पर आ चुकी थी। इस्लामाबाद के एक कॉलेज में उसका दाखिला हो चुका था और वो अपनी तालीम दोबारा से शुरू कर चुकी थी। ये सब शाइस्ता मैडम की बदौलत मुमकिन हुआ था, जिन्होंने उसका ट्रांसफर करवा दिया था। नरमीन अब एक आम तालबा की तरह रोज कॉलेज जाती, लेक्चर्स लेती और वापस हॉस्टल आ जाती। उसकी जिंदगी अब डगर पर आना शुरू हो गई थी।
वो तो अब इब्तिसाम हाशिम नामी शख्स को भी धीरे धीरे भूलती जा रही थी, इस बात से बेखबर कि वही शख्स उसका मालिक है। आज भी वो वैसे ही कॉलेज से वापस आ रही थी। मौसम खुशगवार था। हल्की हल्की खुनकी ने शाम को और दिलकश बना दिया था। वो अपनी सोचों में गुम थी जब अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई गाड़ी उसका पीछा कर रही हो। उसने बेसाख्ता पलट कर देखा, मगर वहां कुछ भी गैर मामूली नजर नहीं आया। एक लम्हे के लिए उसे लगा कि शायद ये उसका वहम था, मगर दिल में एक बेनाम सा खदशा जाग उठा। उसने रफ्तार तेज कर दी और सड़क पार करके हॉस्टल की तरफ बढ़ने लगी। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ी, एक बार फिर उसे एहसास हुआ कि एक स्याह मर्सिडीज मुसलसल उसके पीछे है। उसने दोबारा मुड़ कर देखा, मगर गाड़ी किसी मोड़ पर मुड़ चुकी थी। वो दिल ही दिल में खुद को समझाने लगी कि ये सब उसका जहनी दबाव है और शायद उसे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। हॉस्टल पहुंचकर उसने एक गहरी सांस ली और तेजी से अपने कमरे में चली गई। अभी वो अपने बैग को रखने के लिए झुकी रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। वो चौंक गई कि इस वक्त कौन हो सकता है। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। एक बार फिर इब्तिसाम हाशिम की गाड़ियां और उसकी सूरत याद आने लगी। उसने धड़कते दिल के साथ दरवाजा खोला तो सामने वार्डन खड़ी थी और उनके साथ एक अजनबी लड़की भी थी। वार्डन ने मुस्कुराते हुए कहा, नरमीन, ये माहम है। आज से ये तुम्हारी रूममेट होगी। उम्मीद है तुम दोनों अच्छे से एडजस्ट हो जाओगी। नरमीन ने सर हिलाया और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ माहम को देखा, जो लंबे कद, खुली मुस्कुराहट और शोख आंखों वाली एक पुरएतमाद लड़की थी। हेलो, माहम ने खुशदिली से कहा। उम्मीद है कि हम अच्छे दोस्त बनेंगे। वो आते ही फ्रैंक हो गई थी। नरमीन ने मध्यम मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, हेलो, हाँ क्यों नहीं। उसे भी एक दोस्त की जरूरत थी। अगर सामने से कोई दोस्ती के लिए हाथ बढ़ा रहा था तो वो इतनी बदतमीज नहीं थी कि उस हाथ को झड़क देती। वार्डन ने इत्मीनान से सर हिलाया और बोली, ठीक है, तुम दोनों एक दूसरे को वक्त दो। कोई मसला हो तो मुझे बता देना। ये कहकर वो बाहर निकल गई थी। माहम ने अंदर आकर जल्दी से अपना बैग एक तरफ रखा और बिस्तर पर बैठ गई। तो तुम कब से यहाँ हो? नरमीन ने जवाब दिया, तकरीबन 2 हफ्ते हो गए हैं। माहम ने दिलचस्पी से कहा, ओह अच्छा, तो तुम्हें तो सब कुछ पता होगा। हॉस्टल कैसा है, यहाँ के लोग कैसे हैं और खाने का क्या हाल है? नरमीन उसके अंदाज पर मुस्कुरा दी। हॉस्टल ठीक है और खाना बस गुजारा हो जाता है, वो मुंह बनाकर बोली थी। ये बात हकीकत थी। 2 हफ्ते से मुसलसल दाल सब्जी खाने को मिल रही थी और ये उसकी सेहत को गवारा नहीं था। माहम ने कह कहा लगाया, बस गुजारा? लगता है मुझे बाहर से खाने का बंदोबस्त करना पड़ेगा। नरमीन ने एक लम्हे के लिए अपने दिल की घबराहट को नजरअंदाज करने की कोशिश की। आज जो कुछ हुआ था उसके बारे में वो फिलहाल किसी से बात नहीं करना चाहती थी। शायद ये वाकई उसका वहम था, शायद वो बिला वजह परेशान हो रही थी, मगर दिल के किसी कोने में एक बेचैनी अभी भी बाकी थी। कुछ देर वो उसके साथ बैठी थी और फिर सोने के लिए लेट गई। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। नरमीन और माहम की दोस्ती दिन ब दिन गहरी होती जा रही थी। नरमीन जो पहले हर किसी से मोहतात रहती थी, अब माहम के साथ हंसी मजाक करने लगी। माहम की खुश मिजाजी और बेतकल्लुफी ने नरमीन की जिंदगी में एक नया रंग भरा था। वो अब माजी को भूलना शुरू हो गई थी, मगर नहीं जानती थी कि यही लड़की उसे एक बार फिर उसके माजी में लाकर खड़ा कर देगी। आज मामूल का ही दिन था। कॉलेज से आने के बाद माहम ने जिद पकड़ ली थी कि वो उसे इस्लामाबाद की खूबसूरत वादियों की सैर लाजमी करवाएगी। पहले तो नरमीन ने इनकार कर दिया क्योंकि उसे बाहर निकलने में खतरा महसूस हो रहा था। कहीं इब्तिसाम हाशिम के लोग उसे पहचान ना लें, कहीं कोई ऊंच नीच ना हो जाए। मगर माहम की जिद के आगे हार मानना पड़ी। गाड़ी के अंदर वो दोनों खुशगपियों में मसरूफ थीं। माहम ने गाने चला रखे थे। वो उसकी जानिब देखते हुए बोली, तुम तो जैसे बस पढ़ने के लिए पैदा हुई हो, कभी जिंदगी भी जिया करो नरमीन। जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है,
اس کو اس طرح ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ نرمین مسکرا دی۔ زندگی جینے کے لیے سکون چاہیے جو میرے پاس نہیں ہے۔ بے شک زندگی ایک بار ملتی ہے، لیکن اگر زندگی میں سکون نہ ہو تو ایک بار ملنے والی زندگی کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ وہ اسی اداسی سے بولی تھی۔ ماہم نے شوخی سے کہا، پھر آج تمہیں سکون دینا میری ذمہ داری۔ نرمین نے چونک کر اسے دیکھا۔ نہ جانے کیوں آج اسے ماہم کچھ بدلی بدلی محسوس ہوئی تھی، لیکن وہ خاموش رہی تھی۔ گاڑی ایک مختلف راستے پر مڑ چکی تھی۔ نرمین نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو جگہ کافی سنسان اور اجنبی لگی۔ کچھ سڑکیں تنگ، کچھ گلیاں سنسان اور کچھ جگہوں پر نیم روشن لائٹیں ماحول کو اور زیادہ پراسرار بنا رہی تھی۔ نرمین نے تھوڑا الجھ کر پوچھا، ماہم یہ ہم کہاں آ گئے ہیں؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ ماہم لمحے بھر کے لیے گڑبڑائی، لیکن پھر اپنا لہجہ ہموار کرتے جلدی سے بولی، بس چپ رہو، زیادہ سوال مت کرو، ہم بس پہنچنے والے ہیں۔ آج تمہارے لیے ایک بہترین سرپرائز ہے۔ نرمین کے دل میں خطرے کی گھنٹی بجی۔ ماہم مجھے واپس جانا ہے، مجھے یہ جگہ اچھی نہیں لگ رہی۔ اس کا دل بہت زور سے دھڑکنے لگا۔ ایک عجیب سی بے چینی اس کے پورے وجود میں سرایت کر گئی۔ ماہم نے زبردستی ہنسی چھپاتے کہا، ارے یار ڈرامہ مت کرو، بس میری خالہ کا گھر یہیں قریب ہے، ہم ذرا ان سے مل لیتے ہیں، پھر جہاں تم کہو گی وہاں چلیں گے۔ گاڑی ایک بڑی عالی شان کوٹھی کے سامنے رکی۔ نرمی نے حیرانی سے عمارت کی طرف دیکھا۔ علاقے کی حالت کے برعکس یہ کوٹھی بے حد خوبصورت اور قیمتی لگ رہی تھی۔ ماہم نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور نرمین کا ہاتھ پکڑ کر اسے اندر لے جانے لگی۔ نرمین اب بھی ہچکچا رہی تھی۔ ماہم میں واقعی یہاں نہیں آنا چاہتی تو مجھے کہاں لے آئی ہو؟ میں کیا کروں گی ان سے ملاقات کر کے؟ تو مجھے یہاں کیوں لائی ہو؟ وہ پریشان ہو رہی تھی۔ ماہم نے زبردستی مسکراتے ہوئے کہا، بس 2 منٹ، اندر آؤ، تمہیں سب سمجھ آ جائے گا۔ نرمین کے قدم بوجھل ہو گئے۔ وہ جیسے ہی اندر داخل ہوئی تو صدمے میں آ چکی تھی۔ ایسا لگا تھا جیسے قدموں تلے سے زمین نکل گئی ہو، آسمان سر پر آن گرا ہو۔ اس نے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ تیز روشنیوں، بلند کہکہوں، بھڑکیلے لباس میں ملبوس عورتوں اور عجیب نظروں والے مردوں کو دیکھ کر اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اسے ایک دم احساس ہوا یہ کوئی عام کوٹھی نہیں بلکہ ایک کوٹھا تھا۔ اس نے فوراً پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر ماہم کا ہاتھ سختی سے اس کے بازو پر جم گیا۔ ماہم یہ کون سی جگہ ہے؟ مجھے واپس جانا ہے۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ ماہم کا چہرہ یکدم بدل گیا۔ جو ابھی تک خوش مزاجی اور بے فکری کا مظاہرہ کر رہی تھی، اب خطرناک حد تک سرد اور سنجیدہ نظر آ رہی تھی۔ واپس جانا ہے؟ ماہم زہر خند لہجے میں بولی، اتنی نیک پروین بنتی ہو نا، آج میں تمہیں بتاؤں گی کہ اصل زندگی کیا ہوتی ہے۔ نرمین کا خون سرد ہو گیا۔ ماہم پلیز مجھے جانے دو۔ وہ بری طرح ڈر گئی تھی۔ یہ کس مشکل میں آ چکی تھی اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، مگر اگلے ہی لمحے چند عورتیں اس کے گرد آ گئیں اور اس کا راستہ روک لیا۔ لے جاؤ اسے، ماہم نے غصے سے حکم دیا۔ بہت اونچی اڑان بھر رہی ہے، اب اسے بتانا پڑے گا کہ جسم فروشی کیا ہوتی ہے۔ نرمین نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی، مگر مضبوط ہاتھوں نے اسے جکڑ لیا۔ وہ چیخنا چاہتی تھی، بھاگنا چاہتی تھی، مگر بے بس تھی۔ یہاں سے نکلنا شاید اب اتنا آسان نہیں تھا جتنا آسان ابتسام ہاشم کے بنگلے سے نکلنا تھا۔ اسے اب اپنی موت اپنے سامنے نظر آ رہی تھی۔ بند کمرے میں گھٹن بڑھتی جا رہی تھی۔ نرمین زمین پر گھٹنوں کے بل گری تھی، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور حلق خشک ہو چکا تھا۔ وہ 2 گھنٹے سے دروازہ پیٹ رہی تھی، چلا رہی تھی، التجائیں کر رہی تھی، مگر باہر کسی پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ یہاں کوئی رحم کھانے والا نہیں تھا۔ وہ یہاں قید تھی، بے بس تھی، اور ہر لمحہ اس کی ہمت ٹوٹتی جا رہی تھی۔ کوئی ہے؟ خدا کے لیے دروازہ کھولو، مجھے یہاں سے جانے دو۔ ماہم تم کہاں ہو؟ وہ مسلسل چیخ رہی تھی، مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ اب تو اس کا گلا بھی بیٹھ چکا تھا۔ بالآخر تھک ہار کر وہ دروازے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی، آنکھیں بند کر لیں اور سسکیاں بھرنے لگی۔ اچانک دروازہ کھلا اور 2 عورتیں اندر داخل ہوئیں۔ ان کے چہروں پر شفاف مسکراہٹ تھی۔
चलो ज्यादा ड्रामे मत करो, तैयार हो जाओ, उनमें से एक ने सख्त लहजे में नरमीन से कहा। नरमीन ने सर झटक कर पीछे हटने की कोशिश की, मगर वो जबरदस्ती उसे खींचकर खड़ा करने लगी। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। उसकी आवाज कांप रही थी। जिस अंदाज में उन लोगों ने उसे खड़ा किया था वो बहुत कुछ समझ चुकी थी। ये तुम्हारे करने या ना करने से नहीं चलेगा प्यारी, दूसरी औरत ने तंजिया हंसी हंसी। वो दोनों से जबरदस्ती एक भड़कीला शर्मनाक लिबास पहनाने लगी। नरमीन ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, मगर वो बहुत मजबूत थी। आंसू उसके गालों पर बहे जा रहे थे। दिल खौफ से लरस रहा था। ये मत करो, खुदा के लिए मुझे जाने दो। मगर उसकी फरियादें दीवारों से टकराकर वापस आ गईं। चंद लम्हों बाद दरवाजा दोबारा खुला और 3 नौजवान अंदर दाखिल हुए। उनके चेहरों पर खबासत भरी मुस्कुराहट थी। नरमीन का दिल एकदम दहल गया। वाह, नया परिंदा आया है, उनमें से एक ने मकरूह हंसी के साथ कहा। नरमीन ने दीवार की तरफ पीछे हटने की कोशिश की, मगर वो मजीद करीब आ गए। दूर रहो, खुदा के लिए मुझे मत छूना। उसकी आवाज अब रुंध चुकी थी। मैं पाक दामन हूं। मगर वो तीनों दरिंदों की तरह उस तरफ बढ़ने लगे। नरमीन की आंखें खौफ से फैल गईं, लेकिन अचानक दरवाजा जोरदार आवाज के साथ खुला। रुक जाओ। सब चौंक कर मुड़े और सामने खड़े शख्स को देखकर उनके चेहरे जर्द पड़ गए। इब्तिसाम हाशिम अपनी आंखों में वहशत लिए गार्ड्स के साथ दरवाजे पर खड़ा था। उसकी आंखों में तूफान था। हाथ सख्ती से मुक्के की शक्ल में बंद थे और जबड़े जकड़े हुए थे। यहां क्या हो रहा है? उसकी गरजदार आवाज ने पूरे कमरे में सनसनी फैला दी। तीनों लड़के खौफजदा हो गए। कौन नहीं जानता था इब्तिसाम हाशिम को। उनमें से खगलाते हुए पीछे हटने लगा, मगर इब्तिसाम के इशारे पर गार्ड्स ने उन्हें दबोच लिया। मारो इनको। चंद ही लम्हों में चीखों की आवाजें बुलंद हो गई। गार्ड्स ने तीनों को धुनक कर रख दिया। कमरा मुक्के और लातों की आवाजों से गूंजने लगा। नरमीन खौफ से दीवार के साथ लगी ये तमाशा देख रही थी। वहां बाहर से यह सब सुनकर अंदर आई, मगर अगले ही लम्हे उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ा। बेगैरत औरत, दोस्ती के नाम पर धब्बा। इब्तिसाम की आवाज गुस्से से लरज रही थी। यही सिखाया था तुम्हें तुम्हारे माँ बाप ने। माहम लड़खड़ाकर गिरने वाली थी कि एक और थप्पड़ उसके चेहरे पर पड़ा। उसकी होंठ से खून निकल आया और वो साकित खड़ी रह गई। इब्तिसाम ने अपनी निगाह नरमीन पर डाली जो कांप रही थी, दीवार के साथ लगी थी। आंखों में शदीद खौफ था। चलो, वो सख्ती से बोला। नरमीन के जिस्म ने हरकत नहीं की। उसकी सांसें बेतरतीब थी और दिल बुरी तरह धड़क रहा था। इब्तिसाम का सख्त चेहरा देखकर उसकी जान निकल रही थी। इब्तिसाम ने एक लम्हे के लिए उसे देखा, फिर खुद आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। नरमीन के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो खौफजदा और उलझी हुई थी। मगर एक चीज वाज़ेह थी, यहां से निकलने का उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। वो उसे लिए सीधा बाहर की तरफ बढ़ा, जबकि नरमीन का दिल बेकाबू हो चुका था। गाड़ी के अंदर खामोशी छाई हुई थी। बाहर की सड़कों पर रोशनियों का हल्का सा झमाका था, मगर अंदर एक तूफान बरपा था। ड्राइवर आगे गाड़ी चला रहा था, जबकि पीछे की नशिस्त पर नरमीन सहमी बैठी थी। आंखों में खौफ और चेहरे पर नदामत थी। उसने लरसती आवाज में कहा, मुझे माफ कर दीजिए। अभी उसके जुमले पूरे नहीं हुए थे कि अचानक इब्तिसाम ने गुस्से से उसका बाजू मजबूती से थाम लिया और झटके से उसका रुख अपनी तरफ मोड़कर धाड़ा। मुझसे नरमी की उम्मीद मत रखना। तुम्हें बचा रहा हूं ताकि तुम्हें अपनी जहन्नुम में कैद कर सकूं। नरमीन का दिल कांप गया। आंसू बहते हुए रुखसार पर आ गए। वो कांपते हुए बोली, आपको मेरे साथ जो करना है करे, लेकिन प्लीज मुझसे निकाह कर लें। मैं गंदी नहीं होना चाहती, खुदा के लिए। उसके अल्फाज सुनकर इब्तिसाम चंद लम्हे उसे देखता रहा। उसकी आंखों में शिकवा, दर्द और बेबसी थी। फिर वो यकदम सीधा हुआ और ड्राइवर की तरफ देखकर सख्त लहजे में बोला, गाड़ी मस्जिद की तरफ ले चलो। नरमीन ने हैरत से उसकी तरफ देखा। क्या वो वाकई उससे निकाह करने वाला था? उसने तो अंधेरे में तीर चलाया था, मगर शायद उसका तीर निशाने पर लग चुका था। इब्तिसाम उससे निकाह करना चाहता था, लेकिन अभी फिलहाल नहीं।
وہ اس की पढ़ाई मुकम्मल होने का इंतजार कर रहा था, लेकिन शायद खुदा को कुछ और ही मंजूर था। मस्जिद के सादा मगर पुरसकून माहौल में निकाह का खुतबा पढ़ाया जा रहा था। इमाम साहब की आवाज गूंज रही थी, इब्तिसाम हाशिम बल्द हारिस हाशिम, क्या आप नरमीन बिनते दाऊद को अपने निकाह में कबूल करते हैं? इब्तिसाम ने गहरी नजर से नरमीन को देखा, जिसके चेहरे पर खौफ और इस्तराब था। वो कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर गहरी सांस लेकर बोला, कबूल है। नरमीन का दिल जोर से धड़कने लगा। ये सब एक ख्वाब की तरह लग रहा था। उसके लब कांप रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे। इमाम साहब ने नरमी से पूछा, बेटी क्या आपको ये निकाह कबूल है? नरमी ने एक नजर इब्तिसाम को देखा, जो संजीदगी से उसकी तरफ देख रहा था। फिर उसने हल्की आवाज में कहा, कबूल है। निकाह के बाद वो दोनों इब्तिसाम के बंगले में दाखिल हुए। जैसे ही वो अंदर पहुंची, दरवाजा बंद हुआ और इब्तिसाम ने उसकी कलाई थाम ली। चलो मेरे साथ। वो बहुत घबराई हुई थी, लेकिन हम बेबस थी। नरमी ने सर झुका लिया और उसके साथ चलने लगी। वो उसे अपने कमरे में ले आया और फिर बिना दूसरी बात किए उसके करीब तर चला गया। वो बहुत धीमी आवाज में उसके कान में सरगोशी करते बोला, अब एक सच बताऊं? नरमी ने हैरत से उसकी तरफ देखा। इब्तिसाम की नजरें गहरी थी, जैसे वो सब कुछ कह देना चाहता हो। जब तुम मैडम के घर गई थी तभी उन्होंने मुझे इत्तला दी थी और मेरे कहने पर तुम्हें हॉस्टल भेजा गया था। तुम तक जो भी आसाइशें पहुंची थी वो सब मेरी तरफ से थी। मेरा इरादा तुम्हें अभी हासिल करने का नहीं था। मैं तुम्हें वक्त देना चाहता था, लेकिन शायद कुदरत को कुछ और मंजूर था। नरमीन का दिल तेज धड़कने लगा, उसकी पलकें बेख्तियार झुकने लगी। इब्तिसाम ने नरमी से उसकी थोड़ी ऊपर की और गहरी सांस लेकर कहा, मैंने तुम्हारे बाप से तुम्हें सिर्फ इस्तेमाल के लिए नहीं खरीदा था, मैंने तुम्हें अपनी बीवी बनाने के लिए खरीदा था, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करने लगा था। लेकिन फिर सब कुछ बदल गया। वो दम बखुद रह गई। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि इब्तिसाम उससे मोहब्बत करता था। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, इसलिए मैंने तुमसे निकाह किया। वो ठहर ठहर कर बोल रहा था। नरमी ने सुकून से आंखें बंद कर ली। उसे दिल में पहली बार किसी महफूज पनाहगाह का एहसास हो रहा था। इब्तिसाम की बाहों में उसे वो राहत मिल रही थी जो शायद कहीं नहीं मिल सकती थी। उसने दिल ही दिल में ऊपर वाले का शुक्र अदा किया। फिर धीरे से बोली, आप ही मेरा सब कुछ हैं। मुझे मोहब्बत से कुछ नहीं लेना, बस मेरे साथ हमेशा वफादार रहना। इब्तिसाम ने मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लिया।